8th क्लास, आठवीं क्लास का अपना चैप्टर है 12, जिसका नाम क्या है? घर्षण। फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन। घर्षण का मतलब होता है गति का विरोध करना, गति का विरोध। अब इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ 8वीं क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल क्या होगा। यानी कि इनमें से हमें एक क्वेश्चन जो हमने देखा है, पहला क्वेश्चन, यानी कि घर्षण किसे कहेंगे, तो केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो, ऐसा नहीं है। केवल तभी कार्य करता है घर्षण बल जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, ये भी गलत है। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैस हो, ये भी गलत है। ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैस है। बिल्कुल राइट आंसर है कि घर्षण बल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस है या द्रव या गैस है, ये तीनों पे ही लागू होता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों वस्तुओं के बीच, यानी कि ये हमारी एक वस्तु है और नीचे क्या है? एक पृष्ठ है। तो इस वस्तु की पृष्ठ और नीचे धरती या जमीन की पृष्ठ, इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, इसी बल को क्या कहते हैं हम? घर्षण बल। और बल लग रहा है, इस बल के कारण ये वस्तु क्या क्या कर रही है कि इस वस्तु की गति रुकी हुई है, यानी कि वस्तु कैसी दिख रही है आपको? स्थिर। अब ये बल लगाने पे घर्षण बल क्या हुआ? कम। तो ये वस्तु आगे की तरफ इस तरीके से चली जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि 12.1 में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर, यानी कि दाएं, ये हमारा दायां है, यानी कि हमारे लेफ्ट से राइट से, यानी हमारे दाईं ओर, दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलता है, यानी कि इधर से ये इधर धकेल रहा है बाईं ओर, यानी आपके लेफ्ट की तरफ, ये आपके लेफ्ट की तरफ धकेल रहा है इसको। तो जब लेफ्ट की तरफ धकेल रहा है तो संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। अब संदूक पर घर्षण बल किस और लगेगा? इसका राइट आंसर ये देना है आपको। तो 4 कंडीशंस ऊपर दे दी है, ठीक है, उसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में एक लड़का दिखाया गया है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें घर्षण बल किस तरफ लगेगा आपके? दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि इधर से इधर, ये घर्षण बल होगा क्या? नहीं। बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि इधर से लगेगा और इस तरफ लगेगा लड़के की तरफ, यानी कि वस्तु इस तरफ बल लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ तो कोई बल ही नहीं लगेगा, क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर नहीं धकेला जा रहा है, और ऊर्ध्वाधर की ऊपर की, यानी कि नीचे की ओर भी नहीं है। तो तीसरे में है नीचे वाला, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि वस्तु को जो स्टूडेंट है आपके, वो इस तरफ धक्का दे रहा है, तो ये इस तरफ बल लगा रहा है। अब वस्तु खिसकना नहीं चाह रही है, तो वस्तु इस पे वापस बल लगा रही है इस तरफ। तो राइट आंसर होगा कि वस्तु, यानी कि बाईं ओर से दाहिनी ओर, ठीक है। तो ये आपका बायां है, लेफ्ट, जिसे बायां बोलते हैं, यानी आपका उल्टा हाथ, और एक होता है आपके दायां, आपका सीधा हाथ, जिसे आप रोटी खाते हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? पत्थर की, लकड़ी के गुटके की, प्लास्टिक की या कांच की? अब आप खुद ही सोच लो, किसी चाकू को अगर आपको तेज करना है उसकी धार को, तो आप किसका उपयोग करोगे? पत्थर पे घिसोगे उसको। इतना सीधा क्वेश्चन है। एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी तक चलेगी। अब सपोज करो कोई खिलौना कार है, कोई कार है जो सबसे अधिकतम दूरी तक जाएगी, यानी खिलौना जो हमारी कार है, वो कार आपके सबसे अधिकतम दूरी तक कब जाएगी? अगर वह कच्ची मिट्टी की सतह पर चलेगी? नहीं। पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर चलेगी, यानी मार्बल जो अपने मंदिर में लगे हुए हैं, या सीमेंट की पक्की सड़क पे, या ईंटों की सड़क पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? बी,
यानी पॉलिश की हुई जो बिल्कुल समतल सतह है, यानी बिल्कुल समतल, जिसमें कहीं भी उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि इसमें घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दें, कब्जे जानते हो ना, जिसके द्वारा दरवाजे रुके हुए रहते हैं, दरवाजे पे ऐसे कब्जे होते हैं इस टाइप से, तो ये तो हमारे दीवार में लगा होता है जो हमारा गेट होता है उसमें, और एक कब्जा हमारे ऐसे 3 नट होते हैं इसमें, याद करो थोड़ा सा, इसे कब्जा बोलते हैं। अब ये कहा गया कि यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगा दें तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? बी, कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे तेल अगर कम हो जाता है तो आवाज़ आती है गेट से, चूं चूं, इस टाइप से, जब भी गेट को खोलते हैं या बंद करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें सरसों का तेल लगा देते हो इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे चूड़ियाँ होती है इस टाइप से यहाँ पे चूड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे आप इसमें सरसों का तेल लगा दोगे तो आवाज़ एकदम गायब हो जाएगी। इस प्रैक्टिकल को आपने कई बार किया होगा, घर में करते हुए देखा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा आपके। फिर 5वां क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैदान में लुढ़कती हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सड़क पर, चिकनी मतलब जिसमें पानी है, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है, बाल्टी से पानी से भरी बाल्टी की पेंदे पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। अब इसमें से आपको एक असत्य कथन, यानी कि जो गलत बात है, उसको आपको सेलेक्ट करनी है। तो देखो, मैदान में अगर कोई भी बॉल है, उस बॉल पे भी घर्षण बल लगेगा। अगर घर्षण बल का मान 0 हो जाएगा तो बॉल, आपने सपोज करो यहाँ से बॉल फेंकी इधर, तो वो बॉल कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि इसकी गति का विरोध नहीं होगा। जब गति का विरोध ही नहीं होगा तो बॉल रुकेगी कहाँ से? तो घर्षण बल के कारण ही मैदान में लुढ़कती हुई गेंद एक समय के बाद जाके रुक जाती है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पानी और नाव की सतह के बीच में कोई घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल क्या करता है? गति का विरोध। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर भी घर्षण बल लगता है, पर कम। और पानी से भरी हुई बाल्टी के पेंदे पर रखी हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये गलत है, ये आपके गलत कथन है। बाकी 3 कथन क्या है? सत्य है। तो हमें असत्य कथन का चुनाव करने के लिए कहा है, तो इसका तो आंसर क्या है? डी है कि कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की, यानी कि गेंद किसकी है? रबड़ की ये गेंद है हमारे पास में, इस गेंद को किसी सतह पर लुढ़काता है। लुढ़काने का मतलब उसे ऊपर से छोड़ देना है या उसको फेंक देना। रुकने से पहले गेंद थोड़ी दूरी तय करती है, यानी वो लुढ़केगी इस तरीके से, जैसे कोई लकड़ी का ये पात्र है तो यहाँ तक आई, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दूरी तय करी। रुकने से पहले वह गेंद अधिकतम दूरी तय करे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यानी कि गेंद को यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके वो यहाँ तक दूरी तय करे, यानी इससे इतनी ज़्यादा दूरी तय करे। इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? तो इसके लिए देखो, लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकते हैं, यानी कि ये जो सतह है लकड़ी की, ये खुरदरी है तो इस पर कालीन बिछा दो यहाँ पे। गेंद को कपड़े की बना दें, ये गेंद रबड़ की जगह किसकी बन जाए? कपड़े की। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकते हैं। टेल्कम पाउडर क्या होता है? जिससे चिकनी हो जाती है। लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकते हैं। तो ऐसा कौन सा काम करें कि गेंद यहाँ नहीं रुके, यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा कि लकड़ी की जो सतह है इस पर टेल्कम पाउडर क्या करेगा? इसकी सतह को क्या कर देगा? लकड़ी की वो चिकनी कर देगा, और चिकनी करेगा तो गेंद थोड़ी आगे और बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। कोई संस्थान है और इस यहाँ मुख्य सड़क है, ये सड़क जा रही है, इसके पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं, 1 2 3 और ये 4 रास्ते, ठीक है। एक रास्ते पर गीली मिट्टी है, सपोज करो इस पर गीली मिट्टी है। दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर है, इस रास्ते पे संगमरमर है इस तरीके से। और तीसरे रास्ते में ईंट लगी हुई है, इस रास्ते में ईंट लगी हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथे रास्ते में बजरी बिछी हुई है, ये चौथे रास्ता है, इसमें बजरी बिछी हुई है। तेज़ बरसात हो रही है और पहले मुख्य सड़क तक पहुंचना है, यानी कि पहेली ये है कि सबसे पहले मुख्य सड़क तक पहुंचना। जिस रास्ते पर फिसलने की सबसे कम संभावना है उस रास्ते का चुनाव आपको करना है। अब आप दिमाग लगाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है।
कि आपको पता है कि पहला रास्ता क्या है आपका, गीली मिट्टी है, दूसरा रास्ता क्या है, पॉलिश किया हुआ है, संगमरमर फिसलोगे। तीसरा रास्ता क्या है आपका, जिसमें ईंट बिछी हुई है, और चौथा रास्ता क्या है आपका, जिसमें बजरी है। अब बताओ कौन से रास्ते से आप जाओ कि आप फिसलो नहीं। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, जिस पे बजरी बिछी हुई है, इस रास्ते से आप जाओगे तो आपको फिसलने की नौबत नहीं आएगी, आपका पैर आराम से बैठेगा। अगर आप देखो इस पहले रास्ते से जाओगे, गीली मिट्टी है तो मिट्टी में फिसल जाओगे, दूसरे रास्ते से जाओगे, चिकने मार्बल है, मार्बल में पानी जैसे गिरा हुआ होगा, और तीसरा जो रास्ता है आपका उसमें ईंट लगी हुई है, खुरदरापन तो है लेकिन वहाँ भी फिसलने का डर है आपका, और चौथा रास्ता जिसमें बजरी है उसमें फिसलने का डर सबसे कम है। तो आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, चौथे रास्ते से। तो ये हुए आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, बहुत सीधे हैं, करवा रहा हूँ मैं आपको, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि विभिन्न भार वालों लोह के टुकड़े सीमेंट के फर्श पर रखे गए। अब देखो, एक का भार 1 इकाई है और 2 का भार 2 इकाई है। इनमें से कौन से गुटके को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। अब देखो, इसको हिलाना है तो भी आपको बल लगाना है, और इसको हिलाना है तो भी बल, चाहे इधर हिलाओगे चाहे किधर भी हिलाओ, हिलाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल। पर अधिक बल की आवश्यकता इस टुकड़े को होगी या इसको, तो 2 इकाई भार के टुकड़े को चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है क्या, 2 वाला, यानी कि इसको हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, मैं लैंग्वेज बता देता हूँ आपको, जो लिखना है इसी भाषा में लिखना। आप क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपको लिखना है, सारे स्टूडेंट्स कॉपी में जो उतारना वो लिखना है कि 2 इकाई भार के गुटके को, 2 इकाई भार वाले गुटके को चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी। सीधा सा क्वेश्चन है आपको, यानी इसको चलाने के लिए ये 2 इकाई है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। जब बरसात की कोई बूंद किसी खिड़की के शीशे के साथ साथ नीचे लुढ़कती है तो क्या उस पर कोई घर्षण बल कार्य करता है। इसका आंसर केवल देना है किसमें, हाँ में। अगर घर्षण बल कार्य नहीं करता, सपोज करो ये हमारा कांच है, अगर इस पर अगर हम कहते हैं कि घर्षण बल काम नहीं करता, तो बरसात की बूंद फू एकदम 1 सेकंड में आ जाती है, लेकिन वो देखो आराम से उतरती है इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के इसका आंसर केवल किस में देना है, हाँ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल आपके आंसर होगा इसका हाँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर केवल हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 लड़के हैं, एक ही पक्की सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं। एक की बाइसिकल में नए टायर हैं और दूसरे की बाइसिकल के टायर घिसे हुए हैं। लड़के के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा हुआ है, यानी कि सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा हुआ है, यानी कि तेल बिखर रहा है। उससे गुजरते समय किस बाइसिकल के फिसलने की संभावना अधिक है। यानी कि अगर तेल बिखरा हुआ है तो कौन सा बाइसिकल वाला फिसल सकता है। तो इसका भी आंसर हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि घिसे हुए टायर वाला, यानी जिसकी साइकिल के टायर क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं। तो घिसे हुए टायरों वाली साइकिल, ठीक है, के फिसलने की संभावना अधिक होगी, अधिक है। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सीधा क्वेश्चन है कि चित्र देखा आपको 12.3 कि 2 लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल ये इधर से बल लगा रहा है और ये इधर से बल लगा रहा है।
दो लड़के देख रहे हो आप, इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो क्या बक्से में कोई घर्षण बल लगेगा? अब इसका आंसर क्या होगा कि प्रत्येक लड़का अगर एक समान बल लगाए तो घर्षण बल का मान क्या होगा? तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि अब इसका राइट आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पे। मैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, आपको तो आपकी कॉपी में ये चित्र नहीं बनाना है, केवल आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, क्योंकि बक्से पर नेट बल, नेट का मतलब कुल बल, नेट बल क्या हो जाएगा? 0। नेट बल क्या हो जाएगा? 0। अतः घर्षण बल भी क्या होगा? घर्षण बल भी 0 होगा। घर्षण बल भी क्या हो जाएगा आपके? 0 होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया? इसका 12वें का आंसर हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बहुत सीधा है। कोई वस्तु कांच की एक लंबी है, यानी कोई वस्तु कांच की एक लंबी सीधी और खड़ी नलिका में गिर रही है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। कोई एक वस्तु कांच की एक लंबी सीधी व खड़ी नलिका में गिर रही है। मान लीजिए कि नली में से वायु पूरी तरीके से निकाल दी, हवा नहीं है उस नली के अंदर। वस्तु नली की दीवारों को नहीं छू रही है, तो क्या वस्तु पर कोई घर्षण बल लगेगा? नहीं। केवल आंसर किस में देना है? नहीं में। ये सपोज करो बहुत बड़ी कोई टेस्ट ट्यूब है, ऐसे परख नली है, और इस परख नली के अंदर ये कांच की दीवारें हैं। अब अगर वस्तु इस दीवार के तरह ऐसे चलती, दीवार के पास जब तो घर्षण बल लगता, दो पृष्ठ टकराती आपस में, फिर इसमें से वायु भी बाहर निकाल दी, तो कोई भी वस्तु इस तरीके से गिरेगी नीचे, तो इस पे यहाँ पे ना तो वायु है इसके चारों तरफ और ना ही कोई दीवार है, तो इस वस्तु पे किसी प्रकार का घर्षण बल नहीं लगेगा। क्योंकि घर्षण बल किन के बीच लगता है? किन्हीं दो पृष्ठों के बीच में, किन्हीं दो पृष्ठों के बीच में। पृष्ठ क्या होते हैं? एक पृष्ठ तो ये हो गई, और एक पृष्ठ हवा भी हो सकती है, पर हवा भी निकाल दी इससे बाहर। और एक पृष्ठ किसकी होगी? जैसे ये हमारी वस्तु है, तो एक पृष्ठ वस्तु की है, तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर आपके आगे हैं लघु उत्तरीय यानी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, संभवतः आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करने के पश्चात रबड़ के तले वाली चप्पलें फिसलने लगती है, कारण की व्याख्या कीजिए। अब बहुत सीधा क्वेश्चन है कि हमारी जो रबड़ की चप्पलें हैं उनको हम जब पहनते हैं तो वो नीचे से घिस जाती है। ठीक है, अब उनकी व्याख्या करनी है आपको कि भाई कारण क्या है। तो मैं बहुत सीधी लाइन इसके लिए लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में भी आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर मुझे जहाँ जगह मिल रही मैं वहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा जब रबड़ के तले लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपके जब मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका आंसर जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जब रबड़ के तले तले का मतलब चप्पल की तले लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी सतह
चिकनी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। अतः तले तथा फर्श के बीच घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम। अब आंसर में लिख रहा हूं यहाँ पे, अतः तले यानी चप्पल का तल तथा फर्श, फर्श कौन सा? हमारा मार्बल। फर्श के बीच घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घर्षण कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए चप्पलें फिसलने लगती है, इसलिए चप्पलें फिसलने लगती है। दोबारा से बता रहा हूँ कि जब रबड़ के तले यानी चप्पल के रबड़ का जो तल है वो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी सतह क्या हो जाती है? चिकनी, यानी वो घिस जाती है। अतः तले, चप्पल के तले तथा फर्श के बीच घर्षण का बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए चप्पलें फिसलने लगती है। तो ये आंसर सब नोट भी कर लेना, इसको वीडियो को रोक के, और कोई शब्द समझ में नहीं आया तो मेरे से क्लास में पूछ लेना। ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखो, क्या गतिशील यानी कि गतिशील रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी क्या है? चल रही है, के पहियों तथा लोह की पटरियों के बीच में घर्षण बल कार्य करता है? यदि हाँ तो घर्षण के प्रकार का नाम लिखिए। यदि पहियों तथा पटरियों के बीच में वायु की परत डाल दी जाए तो घर्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं दूसरे पेज का यूज कर रहा हूँ। देखो, जिसका आंसर मैं आपको उसी पेज पे लिख रहा हूँ, जिससे आपको आंसर उतारने में समस्या नहीं हो। देखो, इसमें होगा क्या कि जब भी सड़क पे सबसे पहले तो घर्षण बल लगेगा या नहीं लगेगा, उसका आंसर है हाँ। यानी कि रेल की पटरी, यानी कि ट्रेन की कोई पटरी है आपके, इस टाइप से, और इन पटरियों के ऊपर व्हील्स चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब ये ट्रेन की पटरियां हैं, तो इन दोनों के बीच में देखो, ये तो क्या पहिए हैं और ये क्या है? पटरियां हैं। अब इन दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा, हाँ। इसका पहला आंसर तो हो गया हाँ। आगे है कि कौन सा घर्षण बल लगेगा, तो लगेगा लोटनी। कौन सा घर्षण बल लगेगा? लोटनिक घर्षण बल, स्लाइडिंग बोल सकते हैं उसको आप अंग्रेजी में। अब आपको बताया कि कोई वस्तु इस तरीके से घूमती घूमती जा रही है आगे। अरे भाई, ये टायर, इसके जो बस के टायर हो, ये क्या है? घूमते घूमते जाते हैं इस तरीके से आगे, तो इनको बोलते हैं लोटते लोटते। तो लोटनी घर्षण बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर तो ये दो ही हो गया कि हाँ, घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल का नाम क्या होगा? लोटनी। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ठीक है, यदि पहियों तथा पटरियों के बीच वायु की परत डाल दी जाए
डाल दी जाए तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बल का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 3 आंसर निकले। देखो इसमें मैंने 3 आंसर लिख दिए आपको, जो आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कि घर्षण बल लगेगा, हाँ लगेगा। ठीक है, लोटनी घर्षण बल, बल का प्रकार कौन सा है, लोटनी घर्षण बल। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा के नीचे कर देता हूँ अभी आपको। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। और ये मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ। ये तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको एक साथ नज़र आ जाएगी वीडियो में। देखो एक तो घर्षण बल का मान यानी घर्षण बल होगा, लगेगा घर्षण बल। ठीक है, और कौन सा लगेगा, आपके लोटनी। और किस प्रकार होगा, पहियों तथा पटरियों के बीच वायु की परत डाल दी जाए। अगर वायु आपने भर दी तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी घर्षण बल तो लगेगा लेकिन कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। और ये मैंने चित्र के द्वारा ये चीज़ें समझा दी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो समझा दिया मैंने आपको। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अगर दिमाग से भी करना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो जैसे कि हमारे शरीर के जोड़ों यानी उपास्थि, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या, हमारे शरीर में 2 चीज़ें हैं बेटा। एक तो होती है कार्टिलेज, जैसे आप कान में देखो, आपके कान का जो बाहर का हिस्सा है इसमें आपको कार्टिलेज ज़्यादा नज़र आएगी। ऐसी हड्डियाँ जो आराम से घूम रही है, आप इनको दबाते हो तो ये दब जाते हैं। तो हमारी जो पेशियाँ हैं यानी हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें 2 प्रकार दिखा रखे हैं। एक तो है आपके उपास्थि और एक होती है अस्थि। अस्थि होती है कठोर और उपास्थि होती है क्या, आपके मुलायम, सॉफ्ट। तो कार्टिलेज होती है हमारे शरीर में, जोड़ों में कार्टिलेज होती है। जो जोड़े यानी हमारा जो जोड़ है वो गति व सुगम बनाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये उपास्थि धीरे धीरे कम हो जाती है। और उपास्थि के समाप्त होने पर हमारे जोड़ों की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर ये उपास्थि यानी हमारे शरीर की जो मूवमेंट है, हलचल है, वो इस उपास्थि पर निर्भर कर रही है। अगर इसकी धीरे धीरे ये कम हो जाए आयु के साथ में, तो हमारे जोड़ों की गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो उपास्थि के समाप्त होने पर घर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। फलस्वरूप जोड़ों की गति कठिन हो जाएगी, जिससे जोड़ों में क्या होने लगेगा, दर्द। तो इसका आंसर भी मैं आपको वहीं लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। जैसे इसका आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर है आपका 16। इसका राइट आंसर होगा आपका कि उपास्थि यानी आपकी कार्टिलेज, आपकी उपास्थि के समाप्त होने से घर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाली लाइन हो गई आपके, ये घर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी इसमें लाइन है जो ऐड कर देता हूँ मैं आपके, ये है कि फलस्वरूप अगर घर्षण बढ़ गया तो इसके फलस्वरूप जोड़ों
यानी हमारे जो जॉइंट है, जोड़ों की गति कठिन हो जाएगी। जोड़ों की गति कैसी हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। और इसमें तीसरी जो लाइन है, अगर जोड़ों की गति कठिन हो जाएगी तो जिससे जोड़ों में दर्द होने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। दोबारा से मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 कि जैसे कि आपके उपास्थि कार्टिलेज के समाप्त होने पर घर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब घर्षण बढ़ गया तो गति का विरोध करेगा ये, फलस्वरूप जोड़ों की गति कठिन हो जाएगी, यानी कि बहुत धीरे धीरे गति करेंगे, जिससे जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है, तो ये आपके 16 नंबर क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 17, रस्साकसी के खेल में, यानी रस्सी को इधर से उधर पकड़ने में जो चित्र दिखा रखा है आपको 12.4, इसकी बात कर रहे हैं। प्रति के अनुभव किया, खेल में प्रति ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे उपाय सुझाएं। अब सपोज करो ये आगे है तो ये प्रति होगी। अब इसके हाथ से क्या हो रहा है? रस्सा फिसल रहा है। तो ये फिसले नहीं, इसका कोई उपाय बताओ, उपाय क्या होगा? तो इसका उपाय तो बहुत सीधा है, यहीं लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में भी आ जाएगा। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसका उपाय। इसका आंसर बहुत सीधा है। आपको क्या करना है कि अच्छी पकड़ बनाने के लिए हाथों और हत्थों के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए, यानी कि हाथों तथा रस्सी के बीच घर्षण बल को बढ़ाने के लिए हाथों में मिट्टी लगा सकते हो। यानी हाथों में क्या लगानी है? मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके कि हाथों तथा रस्से के बीच, यानी हाथ में भी और इस रस्सी में भी, ठीक है, बीच घर्षण बढ़ जाएगा। यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, हाथों तथा रस्सी के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? वह अपने हाथों में मिट्टी लगा सकती है। ठीक है, तो केवल मिट्टी लगानी है अपने हाथों में, उससे क्या होगा? फिसलने की नौबत नहीं आएगी। तो ये इसका आंसर ख़त्म। अब है कि क्रिकेट के बल्ले, क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्रिकेट के बल्ले या बैडमिंटन के रैकेट का हैंडल प्राय खुरदरा होता है, कारण की व्याख्या कीजिए। अरे खुरदरा होगा तो घर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और घर्षण बल का मान बढ़ेगा तो वो फिसलेगा नहीं आपके हाथों से। तो इसका भी राइट आंसर मैं लिख देता हूँ यहीं पे। आपके 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके, देखो इसमें क्या होगा? अच्छी पकड़ बनाने के लिए तथा हत्थे और हाथ के बीच
घर्षण बढ़ाने के लिए ये आपके 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं हम। क्या है कि खरल या सिलबट्टे, मसाला पीसने का होता है ना घर में पत्थर के, कि सतह को लंबे समय तक उपयोग के पश्चात फिर से निच्छारित यानी गोदना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? यानी आपको पता है कि कोई पत्थर है आपके घर में जिसमें आप मसाला कूटते हो, जैसे ये पत्थर है, और एक छोटा पत्थर होता है जिससे हम मसाला कूटते हैं घर में, लेकिन इसको बार बार ऐसे करवाना पड़ता है। ऐसा क्यों? बार बार इसको खुटवाना पड़ता है इस तरीके से, कारण क्या है उसका भी आंसर लिख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है कि घर्षण बढ़ने के लिए, जिससे कि ये दोबारा पीसने के लिए अधिक प्रभावशाली हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी लिख देता हूँ मैं कि घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे कि यह दोबारा पीसने के लिए अधिक प्रभावशाली हो जाए, अधिक प्रभावशाली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 तक का आंसर मैंने दे दिया है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी आनत समतल पर एक कच्चे को निश्चित ऊंचाई से लुढ़काया जाए। एक कंचा होता है ना, गोली खेलते हैं, कांच की गोली। एक आनत समतल पर किसी कंचे को एक निश्चित ऊंचाई से लुढ़काया जाता है। आनत समतल के निचले सिरे पर एक क्षैतिज सतह पर गति करता है, जिसमें क्रम से कपड़ा, रेत की परत और कांच की सीट बिछाई गई है। किसी सतह पर कंचा सबसे कम दूरी तय करेगा। अपना उत्तर कारण सहित बताएं। तो आपको ये जो उत्तर है कारण सहित बताएं, इस उत्तर को आप खुद ही दिमाग लगाओ कि भाई किस चीज़ पे तो जो कंचा है वो सबसे ज़्यादा और किस पे कंचा सबसे कम दूरी तय करेगा। आप खुद ही दिमाग लगा लो। तो मेरे हिसाब से यानी कि 3 चीज़ें बताई गई हैं हमें। एक तो है, तो आपसे जो पूछा है वो सबसे कम दूरी का क्रम पूछा है, तो आप देख सकते हो इसमें एक तो कपड़ा है, एक रेत है और एक कांच की बिछाई हुई सीट है। तो सबसे कम दूरी तय किस पे करेगा? रेत पर। आपको पता है किसी लोहे के या फिर आप जैसे किसी कांच के कंचे को, गोलियां होती खेलने की, कंचे को रेत में पटकोगे तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे कम दूरी तय कहाँ करेगा? ये आपके रेत की सतह पर। और क्योंकि रेत के विरुद्ध अधिकतम घर्षण बल लगाती है रेत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का रेत की परत। ये तो ऑप्शन वाला ही है, क्योंकि रेत में सबसे अधिक घर्षण बल लगेगा। तो मैं एक लाइन इसके लिए लिख देता हूँ जिससे आपको याद भी रहे। अरे ले जाता वैसे ही यार। तो इसका भी मैं राइट आंसर आपको लिख देता हूँ वहीं पे ले जाके आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो 20 है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा कि रेत की परत वाली सतह पर सबसे कम दूरी
तय करेगा, क्योंकि रेत के विरुद्ध अधिकतम रेत, एक मिनट, इसका रेत गति के विरुद्ध, गति यानी कि हमारे चलने के विरुद्ध अधिकतम घर्षण लगाती है, घर्षण लगाती है। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेत की परत वाली सतह पर सबसे कम गति करेगी कांच की जो गोली है, कंची, और रेत गति के विरुद्ध, यानी रेत किसके विरुद्ध, गति के विरुद्ध अधिकतम घर्षण लगाती। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पिता पुत्र साथ साथ धक्का देकर सड़क के बीच रुक गई। यानी कि पिता और पुत्र साथ साथ धक्का देकर सड़क के बीच रुकी हुई कार को किनारे पर लाए। यानी कोई सड़क के बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई तो रुक गई, तो उसको पिता और पुत्र ने दोनों ने धक्का दिया और सड़क के किनारे पर लेके आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि यद्यपि प्रारंभ में कार को गति प्रदान करने के लिए धक्का देने में उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा, लेकिन एक बार जब कार ने लुढ़कना प्रारंभ कर दिया तो उसे चलाते रहने के लिए उन्हें पहले से कम बल लगाना पड़ा। व्याख्या कीजिए। अब आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की व्याख्या करने के लिए आपको खुद को पता है कि जब शुरुआत में घर्षण बल होता है तो उसमें आपको क्या है कि अधिकतम बल होता है घर्षण बल का, तो अधिकतम बल को यानी घर्षण को अधिकतम को कम करने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन जब एक बार कार गतिशील हो जाएगी तो बल ऑटोमेटिक क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा, तो हमें भी कम बल लगाना पड़ेगा। फिर भी इसका आंसर मैं लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा कि प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में उन्हें मतलब बाप और बेटे को स्थिर कार को गति देने के लिए इस पर बल लगाना पड़ता है। ठीक है, परंतु जब कार चलने लगती है, यानी अब कार चलना प्रारंभ कर दी है, तो उसकी, किसकी, कार की, उसकी गति को बनाए रखने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए केवल लोटनी घर्षण बल, लोटनिक
घर्षण, लोटनी घर्षण, घर्षण पर पार पाने के लिए बल लगाना पड़ता है, जिसका मान बहुत कम होता है, जिसका मान बहुत कम होता है। सारे क्वेश्चन आंसर हाथों से लिख रहा हूँ, अगर याद नहीं किए तो फिर इन्हीं हाथों का उपयोग आपको पता है किस तरीके से करूँगा मैं। तो ये पूरा आंसर मैं सुना देता हूँ कि प्रारंभ में जब कार स्थिर है तो प्रारंभ में उन्हें स्थिर कार को गति देने के लिए बल लगाना पड़ता है, परंतु जब कार चलने लगती है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केवल लोटनी घर्षण बल जो कि कम होता है पर पार पाने के लिए, यानी इस बल को कम करने के लिए बल लगाना पड़ता है जिसका मान बहुत कम होता है, इसलिए उनको ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी चाकू की धार को तेज करने के लिए जब उसे पत्थर पर, हाँ ये पहले भी आया है, किसी चाकू की धार को तेज करने के लिए जब उसे पत्थर पर तेजी से घुमाते हैं तो पत्थर के पहिए पर रखते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हुई देखी जा सकती है। ये आपने देखा होगा, कारण की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपके 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है आपके ये है कि घूमते हुए पत्थर पर चाकू के बीच घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि आपके घूमते हुए पत्थर तथा चाकू के बीच, इन दोनों के बीच घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में घर्षण बहुत अधिक होता है, बहुत ऐसी स्थिति में घर्षण क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमें चिंगारियाँ
निकलती हुई दिखाई देती है, निकलती हुई दिखाई देती है। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। थोड़े बड़े आंसर है पर ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो लाइन हो गई हैं ये भी। अब क्वेश्चन नंबर होगा आपका 23 कि हमारे पास धातु की एक जैसी दो चादरें हैं, इनमें से एक को रेगमाल से तथा दूसरे को सामान्य कागज़ से रगड़ा गया। रेगमाल से रगड़ी गई चादर दूसरे की अपेक्षा अधिक चमकती है, कारण बताएं। वही सेम टू सेम लिख देता हूँ कि एक को तो किससे रगड़ा है आपने, रेगमाल से, और एक को किससे रगड़ा है आपने, सामान्य कागज़ से। तो कागज़ से जो रगड़ोगे उसमें तो कोई ख़ास इफेक्ट आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है कि धातु की चादर, यानी आपके टीन जो घर में है, चादर तथा रेगमाल के बीच घर्षण बहुत अधिक है, के बीच घर्षण बहुत अधिक है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में घर्षण अधिक होगा, जबकि सामान्य कागज और धातु की चादर के बीच यह का मतलब घर्षण इतना अधिक प्रभावी नहीं है। कौन, घर्षण प्रभावी नहीं है। यही कारण है कि रेगमाल धातु की चादर की रेगमाल धातु की चादर की बाहरी धुंधली परत को अधिक प्रभावशाली ढंग से हटा देता है और इसे अधिक चमकीला बना देता है, और इसे किसे, धातु की चादर को, इसे अधिक चमकीला बना देता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सबको समझ में आ गया। दोबारा इसमें रिपीट कर देता हूँ कि धातु की चादर तथा रेगमाल के बीच में घर्षण बहुत अधिक है। अब घर्षण अधिक होगा जबकि सामान्य कागज तथा धातु की चादर के बीच यह का मतलब घर्षण अधिक प्रभावी नहीं है। यही कारण है कि रेगमाल और धातु, यानी रेगमाल और धातु की चादर की बाहर, जो रेगमाल है वो धातु की चादर की बाहरी धुंधली परत को अधिक प्रभावशाली ढंग से हटा देता है और इससे अधिक चमक
इसे अधिक चमकीला बना देता है। किसको? धातु की चादर को। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 24। किसी रिक्शा के यात्रा करते समय किसी रिक्शा से यात्रा करते समय अनुभव किया होगा कि यदि सीट का कवर काफ़ी चिकना है तो अचानक ब्रेक लगाने पर आप खिसक जाते हैं। व्याख्या कीजिए। अब होगा क्या कि कोई सीट का कवर बहुत ज़्यादा चिकना है तो आप क्या होगे, थोड़े से आगे खिसक जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके आंसर हो जाएगा इसका आपके क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि सीट का कवर काफ़ी चिकना है तो हमारे शरीर तथा सीट के बीच घर्षण है वो बहुत कम होता है, इसलिए ब्रेक लगाने पर हम फिसल जाते हैं। लिख देता हूँ मैं जिससे आप आराम से उतार सको। यदि सीट कवर काफ़ी चिकना है तो हमारे शरीर तथा सीट के बीच घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए ब्रेक लगाने पर हम फिसल जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर ये हो गया है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट है आपके कि चित्र 12.5 में दो मित्र किसी एक भारी बोझे को धक्का देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके इस कार्य को आसान बनाने की कोई विधि सुलझाएं, यानी कोई विधि आप बताएं उनको कि ये काम आराम से हो जाए। तो दिमाग लगाओ कि ये बॉक्स हिल नहीं रहा है, इस बॉक्स के नीचे कुछ ऐसी वस्तु रख दें जिस पे इसको लुढ़का के लिया जा सके। तो आप सोच रहे हो सर पहिए लगा देते हैं, अरे पहिया नहीं लगाने, कहीं ऐसे पहिए लगा दो सर, चार उधर भी लगा दो। हमें इस बॉक्स के नीचे कुछ ऐसी चीज़ रखनी है जिससे कि आराम से इसकी गति हो सके। ठीक है, तो इसका भी आंसर लिख देते हैं हम। बहुत सीधा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा कि भारी बोझे के बीच बेलन लगा सकते हैं। वह का मतलब दोनों मित्र, भारी बोझे के बीच बेलन लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी का मतलब आपको जैसे कि ये नहीं होते जो ज़मीन में रेंगते हुए चलते हैं, जैसे सर्प है, तो आप किसी चीज़ को घसीट के ले जाओगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी चीज़ को लुढ़काते हुए ले जाओगे तो वो आराम से चल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि सर्पी घर्षण के बल का मान ज़्यादा होता है, लोटनी घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अतः भारी बोझे, भारी बोझे का मतलब वो जो वस्तु दिख रही, भारी बोझे के नीचे बेलन लगाकर कार्य को आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। अब मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं 25 के 25, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को वीडियो को देखो। मुश्किल से 2-3 पेज भरने हैं। एबीसीडी वालों में केवल आंसर लिखना है सीधा ही, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जो चैप्टर 12th है यानी कि 12वां नंबर का जो चैप्टर है वो मेरी तरफ से ख़त्म। अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। तो आपको जो 8वीं क्लास को मैंने पिछले साल वीडियो बनाया उनमें भी ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। अगर किसी को समझना है कि सर और अच्छे से समझना है तो वहाँ आप जाके देखोगे तो किसी ना किसी टॉपिक कोई ना कोई ऐसा चैप्टर होगा। लास्ट वाले वीडियो नंबर 6 या 5 में इस पार्ट को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये पूरे क्वेश्चन आंसर घर से करके लाने हैं। 8वीं क्लास, केवल 8वीं क्लास इस वीडियोस को उतारेगी, बाकी देखना सभी को है। 6ठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक के सभी बच्चों को देखना है। उतारना केवल किसको है, 8th क्लास को।